जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि मंगलवार को क्रूड में बहुत बड़ा 9 से 10% का फॉल, फिर रिकवरी और उसके बाद फिर से वही $101 के पास हम कारोबार कर रहे हैं। क्रूड में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है? नरेंद्र तनेजा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। हाँ, तनेजा जी, मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से हमने देखा कि मंगलवार को एक बहुत बड़ा 9-10% का फॉल आया, फिर शार्प रिकवरी और फिर हम अभी वही 101 के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी हम क्रूड में क्यों देख रहे हैं? देखिए, इसकी दो वजह हैं। एक तो कहीं न कहीं तेल बाजार में ऐसा एक धारणा बन रही है कि अमेरिका और यूरोप ये दोनों जो हैं ये मंदी की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि भारी मंदी डीप रिसेशन वहाँ पे हो सकता है। तो उसको लेकर के बाजार में डर है। दूसरा कहीं न कहीं जो सऊदी अरब है, जो ओपेक का सबसे बड़ा प्लेयर है और जिसके पास तेल उत्पादन की स्विंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। तो वो ये एक संकेत दे रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी अरब आ रहे हैं और उनके एजेंडा पे सबसे बड़ी बात यही है कि वो सऊदी अरब को कहें कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाइए, जिससे तेल की कीमतें कम हो सकें, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था परेशान है, अमेरिकी उपभोक्ता परेशान है, अमेरिकी वोटर परेशान है। और जैसा आप जानती हैं कि वहाँ पे संसद के चुनाव आने वाले हैं अमेरिका में और बाइडेन साहब की वो पार्टी वो जीतना चाहती है। वो जीतेंगे तभी वो 2024 में पुनः राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो उनका बड़ा एजेंडा है पॉलिटिकल, इसलिए वो सऊदी अरब ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है अमेरिका को कि वह उनकी बात मानने को तैयार हैं। हालांकि उनकी तरफ से जो कुछ अपनी शर्तें होंगी, लेकिन वो सऊदी अरब दिखा रहा है कि उनकी ताकत है कि अगर वो चाहें तो तेल की कीमत को नीचे या ऊपर अपनी मर्जी से ले जा सकते हैं। तो एक संदेश इसमें जा रहा है राजनीतिक। और दूसरी तरफ ये है कि हम देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत जो है वो यूक्रेन की सिचुएशन का असर काफी बाकी है। रूस के ऊपर दोबारा सैंक्शन लगाई गई हैं, पर उसके बावजूद जो है हमने देखा है कि बाजार ये संकेत दे रहा है कि वो उसको फिलहाल एब्जॉर्ब कर सकता है अगर स्थिति बेकाबू ना हो जाए। और जबकि ये भी हम साथ में देख रहे हैं कि तेल की डिमांड कई जगह से वापस आई है। भारत की डिमांड लगभग प्री कोविड पहुंच चुकी है। कई अन्य अर्थव्यवस्था वहां भी डिमांड बढ़ रही है। चीन में जो है कोविड काबू हो चुका है। तो सारी मिक्स मिक्स है, इसलिए आप देख रहे हैं बाजार कुल मिलाकर के कभी ऊपर कभी संकेत दे रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले जो इमीडिएट फ्यूचर में तेल की कीमत जो है वो कच्चे तेल की $95 से लेकर $115 ब्रेंट इस बैंड में रहने वाली है। ये एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन मीडियम टर्म जो है जैसे जैसे रूस का तेल बाजार से गायब होने लगेगा और थोड़ी परेशानी बढ़ने लगेगी और ईरान का तेल बाजार में आ नहीं पाएगा और दूसरी तरफ जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था तेल में वो हुआ नहीं है। इस वजह यही कई कारण होंगे जिस वजह से मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो तेल की कीमत ऊपर जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ आज से आने वाले 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, उसमें तो तेल की कीमत निश्चित रूप से ऊपर जानी है। लेकिन एकदम इमीडिएट फ्यूचर में $95 से लेके 115 का ब्रेंड का बैंड मुझे लगता रहना चाहिए। ઓકે, તો નજીકના આપણે જો વાત કરીએ તો 95 થી 115ની વચ્ચે આપણને જે બ્રેન્ટના લેવલ છે એ અહીંયા આગળથી દેખાઈ શકે છે। तनेजा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एक तरफ तो मंदी का भय हावी हो रहा है, दूसरी तरफ ओपेक सेक्रेटरी जनरल भी ये मान रहे हैं कि ओपेक की तरफ से अब और प्रोडक्शन बढ़ने की गुंजाइश नहीं है और रशिया जो है डिस्काउंट रेट पे चाइना और इंडिया जैसे देशों को सप्लाई कर रहा है। तो इन सब का इम्पैक्ट हम क्या आता देख सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, अभी तक हम लोग सभी लोग जो ऑयल को फॉलो करते हैं जानते हैं दुनिया में एक ही बाजार है तेल का, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट है और लगभग कीमतें सब जगह एक सी होती हैं। थोड़ा बहुत ग्रेड के हिसाब से फर्क हो जाती हैं, जैसे WTI हो गया, WTI हो गया, यूराल हो गया या ओमान हो गया, ये अलग अलग थोड़े से वो होता है। लेकिन कुल मिला के एक ग्लोबल बेंचमार्किंग होती है और एक बाजार है जिसमें ज्यादातर अमेरिकन डॉलर करेंसी के रूप में काम करता है। अब रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगे और G7 का जो अभी समिट हुआ जर्मनी में, उसमें उन प्रतिबंधों को ये फैसला किया गया और टाइट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रूस का तेल जो है वो बाजार से हट जाए, पश्चिम के देश ये चाहते हैं। लेकिन रूस जो है वो अपना तेल दे रहा है और थोड़ा सस्ते दामों पे दे रहा है। भारत भी खरीद रहा है, श्रीलंका भी खरीद रहा है, तमाम लोग खरीद रहे हैं, चीन तो खरीद ही रहा है और ज्यादा खरीद रहे हैं। हमारा भारत का आज सबसे बड़ा निर्यातक रूस बन चुका है, जो कभी भी नहीं था। तो लेकिन देखना ये हुआ कि अगर ये सैंक्शंस लगती हैं और ये सैंक्शंस का स्कोप पश्चिम के देश बढ़ा देते हैं, ये कहते हैं कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा उसके खिलाफ भी वो प्रतिबंध लगा देंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे देश रूस से तेल लेना बंद कर देंगे।
चीन वगैरह तो फिर भी लेते रहेंगे, लेकिन शायद भारत भी लेना बंद कर दे। हमने ईरान में देखा था, जब ईरान पर प्रतिबंध लगे, भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब डिपेंड करेगा कि कैसे होता है। लेकिन दूसरी तरफ आज जाड़ा आने वाला है जल्दी यूरोप के अंदर, आज 2-3 महीने की बात है। अब अगर तेल वहां नहीं पहुंचता है तो वहां पर क्या यूरोप के अंदर तेल और गैस की कमी होगी और भारी कमी होगी, तो क्या वहां पे जो है वो रिसेशन आ जाएगा या मंदी आ जाएगी। जर्मनी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तेल पे ही चलती है, गैस पे ही चलती है, जो रूस से आता है उसी पे चलती है, उसका क्या होगा? क्या वो मंदी में चली जाएगी? क्या वो सैंक्शन जो है उसको नहीं मानेंगे? तो ये सारी चीजें भी देखने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि सैंक्शन लगाएं, लेकिन उसके बावजूद रूस का तेल बाजार में आता रहे। क्योंकि अगर रूस का तेल बाजार में नहीं आएगा तो सबसे पहले जिस अर्थव्यवस्था को नुकसान पड़ा होगा वो यूरोप की होगी, और जाड़े में वो पता लग जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसीलिए मार्केट में आपको कंफ्यूजन दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जो है ये थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा आपको, लेकिन कोई जो कहना कि तेल $60 हो जाएगा, $50, ये तभी हो सकता है जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। और रिसेशन मंदी एक शैलो रिसेशन आ सकता है यूरोप के अंदर, और अमेरिका में भी आ सकता है, तो उससे बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। अगर डीप रिसेशन आता है परेशानी तब होती है। लेकिन ये सब कुछ अभी इफ के दायरे में है, पक्की यकीन से कहना मुश्किल है। लेकिन आज जो हालात है उसको देखते हुए लगता है कि नियर टर्म, शॉर्ट टर्म तेल जो है 95 से $115 के बीच में, मिड टर्म इससे ऊपर। जी तनेजा जी, और जैसे आपने बताया कि नेचुरल गैस को लेकर भी यूरोपियन मार्केट में जैसे आप बताया कि यूरोप में जाड़ा भी आने वाला है, तो नेचुरल गैस की डिमांड वैसे भी वहाँ बढ़ती है। और अभी से हम देखें कि ये जो नेचुरल गैस है एक हॉटेस्ट कमोडिटी बन चुकी है, तो यूरोपियन मार्केट में तो हम अभी से ही बहुत बड़ी तेज़ी देख रहे हैं। तो नेचुरल गैस जी के लिए अब किस तरीके का आपका व्यू बन रहा है? देखिए, अच्छा प्रश्न है। हमको ये समझना होगा, जो फंडामेंटल बात है कि तेल जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा आसान होता है। आप उसे टैंकर में डाल सकते हैं, आप समुद्री जहाज में डाल सकते हैं, बहुत मजबूरी हो जाए तो बोतल में भी डाल सकते हैं। मतलब किसी तरीके से तेल को ले जाना आसान होता है। गैस को नहीं ले जाया जा सकता। गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या तो आपको पाइपलाइन बनानी पड़ती है, या उसको जो है एलएनजी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो बड़ा महंगा प्रोसेस होता है, और उसको फिर आपको समुद्री जहाज के माध्यम से ले जाना होता है। अब जर्मनी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनके पास एलएनजी आयात करने का एक भी टर्मिनल नहीं है, मतलब एक भी फैसिलिटी नहीं है आज तक। अभी वो रूस की गैस पे ही निर्भर है। तो अगर रूस की गैस जो है वो धीरे धीरे ये पश्चिम यूरोप से गायब होती है, उसका रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होगा जितना माना जा रहा है। जो लोगों ने फैसले लिए हैं वो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। अभी से जो है यूरोप में ये कहा जाने लगा है कि आने वाले जाड़े के अंदर गर्म पानी कुछ घंटे के लिए आएगा, मतलब उस पर उसकी रैशनिंग हो जाएगी, गैस की रैशनिंग हो जाएगी, बिजली की रैशनिंग हो जाएगी। अभी से चर्चाएं वहां हो रही हैं। और यूरोप में लोगों को, मैं स्वयं यूरोप बहुत साल रहा हूँ, यूरोप में इन सब चीजों के लोगों को आदत नहीं है कि बिजली की राशनिंग हो जाए या गैस की राशनिंग हो जाए। उनको हर चीज हर समय बिल्कुल उपलब्ध होती है, उनको तो पता ही नहीं ये राशनिंग क्या चीज होती है। तो उस पर जो पब्लिक ओपिनियन वो सरकारों के खिलाफ जाएगी, और उस मजबूरी में आकर के शायद रूसी गैस और तेल को आने दिया जाएगा। तो जैसे मैंने ये कहा कि गैस जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, खासतौर से यूरोप के अंदर, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनके घर में खाना बनाने से लेकर कमरों को गर्म रखने तक सबके लिए गैस का प्रयोग होता है। और ज्यादातर वो गैस रूस से आती है और कुछ हद तक नॉर्वे से आती है। नॉर्वे थोड़ा उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन कितना बढ़ाएगा, बाकी तो रूस की है। और समुद्री जहाजों से लाने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया कि वो कतार से ले लें, ब्रुनाई से ले लें, इजिप्ट से ले सकते हैं, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनानी है, उसको बनाने में समय लगेगा। इसलिए बहुत बड़ी चुनौतियां, और तेल की तरह गैस जो है उसमें दरअसल परेशानी ज्यादा आपको दिखाई देगी।